हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू मैजिक मैथ्स। सो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 12.2। 4 तक तो मेरी वीडियोस पहले से ही अपलोडेड हैं और आज कुछ एरर्स की वजह से हम फेस टू फेस नहीं कर पाएंगे अपना ये वाला सेशन, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, तो ऐसे ही सही। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क subtend an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of the sector formed by the arc and area of the segment formed by the corresponding chord. पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं क्या है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ अपनी हर वीडियो में कि आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी, कि पहले आप क्वेश्चन को समझ लोगे, फिर उसमें से गिवन और प्रूफ अलग कर लोगे। तो देखो, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, मतलब कि एक सर्कल है और उसका रेडियस हमको दे रखा है, से इट बी 21 सेंटीमीटर। ओके, आगे पढ़ते हैं। एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। कहते हैं जो एक आर्क है वो उसके सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब आर्क आपको पता है क्या होता है, पहले मैं आर्क बताती हूँ। सपोज कोई एक सर्कल है, ठीक है। आर्क का मतलब क्या होता है कि अगर हम इसमें से ऐसे कोई 2 पॉइंट्स ऐसे ले लेते हैं, फिर ये जो छोटा सा इतना पार्ट बचता है, सिर्फ सर्कल पूरा नहीं, सर्कल का ये इतना सा जो पार्ट होता है, ये होती है आर्क। वैसे अगर आप यहाँ पे पॉइंट ले लो तो ये भी एक आर्क है, इधर पॉइंट लिया तो ये 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ये भी एक आर्क है, ठीक है। आर्क और कॉर्ड में कंफ्यूज मत होना। कॉर्ड क्या होती है कि जो पॉइंट्स हैं उनको जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो जो लाइन होती है ना, लाइन, वो लाइन कॉर्ड होती है। बट आर्क क्या होती है, वो सर्कल का ही पार्ट होती है, ठीक है। सो अब क्वेश्चन में हमारे क्या कह रखा है कि एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। सो हम ले लेते हैं यहाँ पे कोई 2 पॉइंट्स पी क्यू, ये आर्क बन गई पी क्यू, ठीक है। अब ये आर्क इसके सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन थी। देखो, ये अगर 21 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, सो ये सेंटर से हम जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं वो रेडियस ही होती है, तो ये भी तो उसका रेडियस है ना, इसकी वैल्यू भी हम 21 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ये भी 21 सेंटीमीटर। ओके, सो लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब हमसे क्या पूछा है कि पी क्यू जो है इसकी लेंथ कितनी है, हमने ये निकालना है, ठीक है। सो इसका जो फॉर्मूला होता है, हमें पता है ना कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। बट जब हम बात करते हैं आर्क की, लेंथ ऑफ द आर्क, अब आर्क आप देखो एक सर्कल का पार्ट होता है ना, तो इसमें हम पाई आर स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि एरिया की बात नहीं है, वो सर्कल के बाउंड्री जो है ना उसकी बात है, मतलब सर्कमफ्रेंस की बात है। सो जो एरिया लेंथ ऑफ द आर्क है उसमें क्या फ़र्क आ जाएगा कि एरिया की जगह हमारा सर्कमफ्रेंस ले लेगा। तब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एरिया की जगह सर्कमफ्रेंस ले लेगा। यहाँ से आप याद रख लेना। अब देखते हैं हमें सब चीज़ें गिवन हैं कि नहीं। सबसे पहले थीटा, देखो थीटा दे रखा है 60 डिग्री आपको क्वेश्चन में। आगे देखते हैं पाई, पाई की वैल्यू आइदर 3.14 और 22/7। ओके, आगे देखते हैं रेडियस, रेडियस भी हमको गिवन है। अब सब चीज़ें गिवन है, बस इसमें हमने पुट करके सॉल्व करना है। सो 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू है, ठीक है। रेडियस आपको दे रखा है 21, बस इसको आप सॉल्व कर लो। 3777, सो हमारे पास आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखते हैं सेकंड पार्ट का, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। अब जरा डायग्राम को फिर से देखते हैं। हमें पता है कि सेक्टर क्या होता है कि 2 रेडियस सर्कल के साथ जो एरिया बनाते हैं वो होता है सेक्टर, ठीक है। वही वाली आर्क कितना एरिया ऑफ सेक्टर बना रही है वो पता करना है, मतलब बेसिकली हमें ये चीज़ पता करनी है। तो इसमें सिंपल हमारा फॉर्मूला ही लग जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर का, जो मैंने अभी आपको बताया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अगेन हमारे पास सारी चीज़ें गिवन हैं, हम इसमें सिर्फ पुट कर देंगे। सो 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 आर स्क्वेयर, कितना था रेडियस, 21 सेंटीमीटर। सो ये हो गया 11, 3, 7 से 7, तो हमारे पास आया 11 इंटू 21, 31, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आपको सेंटीमीटर में गिवन है। ओके, सो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ द सेक्टर। थर्ड पार्ट देखते हैं अब इसका। थर्ड पार्ट क्या बोलता है,
फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, कि मतलब जो आपकी कॉर्ड है, मैंने अभी आपको बताया कॉर्ड क्या होता है कि दो पॉइंट्स को जो ज्वाइन कर देते हैं लाइन, वो कॉर्ड होती है। जैसे यहाँ पे कोई एक सर्कल है, यहाँ पे कोई दो पॉइंट्स हैं, ये आर्क हो गई, इनको जब ज्वाइन कर दिया गया तो ये कॉर्ड हो गई। ये कॉर्ड सर्कल के साथ एक तो ये वाला एरिया बना रही है, ठीक है, और एक ही छोटा वाला, छोटे पोर्शन है ना, ये वाला एरिया बना रही है। हमें जब बात की होती है, सिर्फ सेगमेंट लिखा होता है, तो ये हमें खुद ही अंडरस्टैंडेबल है कि माइनर सेगमेंट की बात हो रही है, छोटे सेगमेंट की। अगर वो इसका पूछते तो वहाँ पे क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया होगा कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब इन्होंने सिर्फ एरिया ऑफ सेगमेंट लिखा है, मतलब ये माइनर की बात ही कर रहे हैं। ओके, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। सो ये वाला एरिया हमको निकालना है, ये छोटा एरिया। तो अब इसको कैसे पता करते हैं? मैंने हमेशा आपको कहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट जब भी आप निकालो तो सेक्टर की सहायता से निकाला करो। मतलब अब मैं क्या करूँगी, इस शेडेड एरिया, जो डार्कली शेडेड एरिया है, इसको पता करने के लिए मैं इस पूरे का एरिया निकालूंगी, OPQ, एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि मैंने निकाला ही है अपने सेकंड पार्ट में। हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा ना हमारे रिक्वायर्ड चीज़। ठीक है, तो चलो देखें। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। हो, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, सो एरिया ऑफ सेक्टर तो हमारा अभी हम निकाल के आए हैं सेकंड पार्ट में, तो वैसे लिख दो उसको 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लिख दो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखते हैं बेस कौन सा है, हाइट कौन सी है। जरा डायग्राम को ध्यान से देखो। OPQ जो ये ट्राइंगल है, इसमें ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं और हमें सिर्फ एक ही एंगल गिवन है, 60 डिग्री का एंगल। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है अभी जो मैं कह रही हूँ, इसको जरा ध्यान से देखो कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, ध्यान से समझना सारे बच्चे, एक ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, मतलब उसमें से एक एंगल 90 डिग्री का गिवन है। जब इस तरह का हमें केस गिवन हो ना, राइट एंगल ट्राइंगल, हमें पता है ये बेस हो जाएगा, ये हमारी हाइट हो जाएगी इन राइट एंगल ट्राइंगल। बट अभी जो हमारा ट्राइंगल है, इसको मैं अलग से कर लेती हूँ, ऐसे है कुछ, देखो OPQ, और ये वाला एंगल हमको गिवन है 60 डिग्री। अभी ये केस चल रहा है हमारे पास, एक एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है। तो जब एंगल, अभी राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल हमको नहीं गिवन, तो कोई भी अगर आपको ऐसा केस हो जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, मतलब 60 डिग्री, 30 डिग्री भी हो सकता था, ये 45 डिग्री भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, राइट एंगल नहीं है। अगर तो राइट एंगल है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आपकी ये वाली साइड बेस हो जाएगी और ऊपर वाली साइड आपकी हाइट हो जाएगी। 60 डिग्री के केस में बेस कौन सी साइड है और हाइट कौन सी साइड है, इसको बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है, राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, उसके अलावा अगर कोई भी एंगल ट्राइंगल गिवन हो, हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ही पता चल सकता है कि बेस कौन सी है और हाइट कौन सी है, उसके अलावा कोई ऐसा ट्राइंगल नहीं है जिसमें हमको ये बात पता लग सके। सो अब हमें पता चल गया कि बेस क्या हो जाएगा आपका PQ और हाइट क्या हो जाएगी O, यहाँ पे कोई नाम दे दो, लेट दैट पॉइंट बी M। सो हाइट क्या हो जाएगी OM। सब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 231 माइनस हाफ इंटू बेस, कि PQ मेरा बेस होगा, सो बेस हो जाएगा हमारा PQ और हाइट हो जाएगी मेरी OM। ओके, अब हमको इनकी वैल्यूज चाहिए इसको कैलकुलेट करने के लिए। आप डायग्राम देखते हो तो ना मेरे पास PQ गिवन है, PQ कॉर्ड की लेंथ है, जबकि मुझे तो लेंथ ऑफ द आर्क गिवन है, नॉट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, पता नहीं है। ठीक है, दूसरा मुझे OM चाहिए था, OM मतलब यहाँ से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इस लेंथ नहीं पता क्योंकि मैंने खुद ही ड्रॉ की है, सो OM भी हमको नहीं पता है। तो इसको देखना, आपको PQ पता है ना हमें OM पता है। अब क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाएं, इनकी वैल्यूज़ कैसे पता करें, ठीक, टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ PQ एंड OM। हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले ये जो दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं ना, जहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इस परपेंडिकुलर ने इस ट्राइंगल को दो हिस्सों में बांट दिया, एक ट्राइंगल OMP, दूसरा ट्राइंगल OMQ। इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रही हूँ। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि ऐसी फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है जिनकी शेप और जिनका साइज़
एकदम सेम हो। फॉर एग्जांपल मान लो आपकी एक फ़ोटोग्राफ है पासपोर्ट साइज़ की, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, अभी इस टाइम करंटली जो आपकी एज है तब की फ़ोटोग्राफ है आपकी। दूसरी आपकी फ़ोटोग्राफ है वो आपके बचपन की है, जब आप 2 से 3 साल के थे, ठीक, बचपन की। तो दोनों में क्या फ़र्क होगा? अगर हम बचपन की फ़ोटो को उठा के आपके करंट की फ़ोटो के, अभी की फ़ोटो के ऊपर रख देंगे तो दोनों एक दूसरे को कवर अप तो कर लेंगी ना, क्योंकि दोनों का साइज़ सेम है। कहीं से आपको कोई बड़ी नहीं दिखेगी, कोई छोटी नहीं दिखेगी, पासपोर्ट साइज़ के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब दोनों का साइज़ जो है वो तो सेम है, बट अगर हम शेप की बात करते हैं तो वो सेम नहीं है, क्योंकि अभी आपकी शक्ल कुछ और है, जब आप छोटे थे तब आपकी शक्ल कुछ और थी, है ना। तो ये शेप में आइडेंटिकल नहीं है बट साइज़ में आइडेंटिकल है। इसको हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए आपके पास शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज़ भी सेम होना चाहिए। होप आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब यही केस हम इन दो ट्राइंगल्स के बीच में करने वाले हैं। अभी आपके मन में ये सवाल भी होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर आप देखो धीरे धीरे जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपको पता चलेगा कि मैं इनको क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रही हूँ। अब सो इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल OMQ हमने क्या करना है, इन दो ट्राइंगल्स में से जो भी सिमिलैरिटीज है ना, कॉमन चीज़ें, वो हमको लिखनी है, ठीक है। देखो दोनों में एक साइड कॉमन है कि पीठ देखो एक दूसरे पे लग रही है दोनों ट्राइंगल्स की, है ना। मतलब है कि OM इज इक्वल टू OM। रीज़न क्या है कि कॉमन, ठीक है। ओके, दूसरी चीज़ देखते हैं दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। इस ट्राइंगल में OP की लेंथ भी 21 है और इस ट्राइंगल में OQ की लेंथ भी 21 है। तो हम क्या बोलेंगे कि OP इक्वल्स टू OQ। रीज़न देना है रेडियस सेम, ठीक है। ये तीसरी चीज़ ऐसे कर रखा है तो इस तरह से, तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड भी 90 डिग्री की है और ये वाली साइड भी 90 डिग्री की है, ठीक है। तो एक सिमिलैरिटी ये आ गई क्या कि OMP इज इक्वल टू OMQ। रीज़न 90 डिग्री एंगल, ओके। सो हमारे पास तीन चीज़ें आ गई। अगर हमारे पास तीन आ जाती हैं तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMQ। दिस साइन इज यूज फॉर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। 6th चैप्टर में आपका कॉन्ग्रुएंसी का केस। मैंने दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए, मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे इसके ऊपर रखूँ तो इसको पूरी तरीके से ये ढक लेगा, ठीक है। ये मैंने प्रूफ कर दिया है। देयरफॉर by using the property है CPCT का मतलब होता है corresponding parts of congruent triangle are similar। मतलब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में सेम होंगे। सो बाय यूजिंग CPCT मैं क्या कह सकती हूँ, दैट PM इज इक्वल टू MQ। PM हमारा इस ट्राइंगल का है और MQ हमारा इस ट्राइंगल का है, ठीक है। एक और बात इसकी मदद से हम बोलना चाहेंगे, अभी आपको लग रहा होगा क्या हो रहा है, ये क्यों हम ये चीज़ कर रहे हैं, पर अभी आपको समझ आएगा। थोड़ा सा धैर्य रखो, अभी समझ आएगा। एंगल POM इज इक्वल टू एंगल QOM। ये दोनों चीज़ें हम कह सकते हैं क्योंकि हमारे दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अब फिर से आप ये वाला ट्राइंगल देखो। इस ट्राइंगल में OPM, ठीक है। पहले मैं इसमें साइन थीटा लगाऊंगी। क्या होता है, P/H होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पता ही है हमको ये वाला केस, हर हर बोले, है ना। दैट इज फॉर साइन, ये कॉस का होता है और ये टैन का होता है, ठीक है। जो इसका थीटा है, थीटा इसका ये है ना, ये 30 डिग्री हो गया। क्यों 30 डिग्री हुआ, क्योंकि मैंने कहा कि ये वाला एंगल इस छोटे एंगल के इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो 30 का ये होगा, 30 का ये होगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, इसका परपेंडिकुलर हो गया इसका PM, ठीक है। PM परपेंडिकुलर PM अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, परपेंडिकुलर के ऑपोजिट वाली साइड यानी कि OP, ठीक है। सो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 PM, वही तो हमें पता करना है, ठीक है। OP की वैल्यू क्या है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 21 सेंटीमीटर। 2PM इज इक्वल टू 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, और PM इज इक्वल टू 21/2। आ रहे थे कहीं हम अपने रास्ते से भटक तो नहीं गए, देखो जरा। हम पता क्या करना चाह रहे थे, PQ और OM, ये हमारा मकसद था। PQ पता करना है, PM मैंने पता कर लिया है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि PQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PM। क्या मैं ये चीज़ कह सकती हूँ ना। तो मुझे PQ पता करना है, कैसे पता होगा, PM प्लस MQ कह सकते हैं। सो PQ PM इज इक्वल टू MQ। अब ये चीज़ यहाँ पे आपको मदद करेगी, ठीक है। तो हम PM प्लस PM लिख सकते हैं, दैट इज 2PM। अब समझ आया कि आपका ये चीज़ मैंने कैसे लिखी।
ये जो हमने इतनी चीज़ कर रखी है ना, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रखा है, ये इसीलिए प्रूफ किया है क्योंकि इसमें काम आई, इसलिए हमने इतनी सारी जो चीज़ है इक्वल टू 2 इंटू 21/2 दैट इज़ 21 सेंटीमीटर। वो हम पता करते हैं। अच्छे से खिचड़ी पक गई आज तो मेरे पेपर में चलो कोई बात नहीं। अब देखो ओ एम पता करने के लिए फिर से हम यही वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, इस बार मैं कॉस थीटा लगाऊंगी, ठीक है, अपॉन हाइपोटीनस होता है। बच्चे यहाँ पे बोलेंगे हम कॉस थीटा क्यों लगा रहे हैं, हम टैन थीटा क्यों नहीं लगा रहे, तो हम आप टैन थीटा भी लगा सकते हो, दैट्स टोटली योर विश। आप जो, क्योंकि टैन थीटा करके भी आपका आंसर आ ही जाएगा। देखते हैं बेस आपका क्या हो जाएगा इसमें, ओ एम, हाइपोटीनस क्या हो जाएगा इसके ऊपर वाली साइड। इनकी वैल्यू तुम्हें पता करनी है, ओपी 21 है, कॉस 30 डिग्री लगा हुआ है, √3/2 ओ एम अपॉन 21 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 OM इज इक्वल टू 21/3 और OM इज इक्वल टू 21/3 डिवाइडेड बाय, तो जो हमने दो चीज़ें पता करनी थी PM एंड OM, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं हम, PQ और OM हमने कैसे पता करा, की वैल्यू आई है 21/2√3। ओके, ये हो जाएगा आपका 441/3 डिवाइडेड बाय 4, 2 इंटू एलसीएम लेना है, ले लो, उठाई देती हूँ, दैट इज 924 माइनस 441, ठीक है, इधर भी छोड़ सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,